हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 42। हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा और अधिगम, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन। वो पहले वाली जो क्लासेस थी 41 वाली, उसमें मैंने क्लियर करा दिया था आपको। आज की क्लास हमारी अधिगम लर्निंग की रहेगी। इसमें हम अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और अभी 1 वीक से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, मैं थोड़ा बिज़ी थी। बिज़ी क्या मतलब, मीन्स नेटवर्क इशू थे और रिलेशन में मेरी सिस्टर की शादी थी, तो जिसके वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई। लेकिन अब आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी डेली, ठीक है। तब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आता है हमारा अधिगम। अधिगम का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अर्थ क्या होता है। तो अधिगम का हमारा अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। हम कह सकते हैं कुछ भी नया सीखना या फिर जानना, ये होता है आपका अधिगम लर्निंग का अर्थ। तो अधिगम क्या है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जो जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। कि जन्म से ही शुरू हो जाता है हमारा लर्निंग सीखना और ये हमारा जीवन पर्यंत तक चलता है। और ये हमारी एक कैसी प्रक्रिया होती है? ये हमारी एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो ज्ञान होता है, हमारा व्यवहार होता है, हमारा कौशल होता है, इन सभी में क्या होते हैं, इसमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और जो सीखना है, अधिगम जो है, अधिगम को सीखने के विभिन्न तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। जो अधिगम है उसको सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अभ्यास, अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम सीख सकते हैं। अनुभव, हम अनुभव करेंगे तो सीख सकते हैं। अवलोकन से सीखते हैं, शिक्षण से सीखते हैं। तो ये बहुत सारी हमारे क्या हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सीख सकते हैं। तो शॉर्ट में, आप संक्षिप्त में देखोगे तो यही है कि जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक चलती है और ये व्यवहार में, ज्ञान में और कौशल में परिवर्तन हमारा करती है। आगे इसका नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी डेफिनेशन। तो इसकी फर्स्ट परिभाषा आती है आपकी क्रो के अनुसार। क्रो बोलते हैं सीखना आदतों का ज्ञान तथा अभिवृत्ति का अर्जन है, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन आती है इसमें गिलफोर्ड की, जो आपकी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो भी हमारा व्यवहार है उसके कारण ही अगर हमारे बिहेवियर, अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारा गिलफोर्ड ने कहा था ये, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी स्किनर के अनुसार। स्किनर कहते हैं व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। और एक और है डेफिनेशन, ये आती है वुडवर्ड की, कि नवीन ज्ञान प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है। कि जो नवीन ज्ञान होता है, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको जो प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वही सीखने की क्या है? प्रक्रिया आपकी है, ठीक है। तो ये इसकी क्या था? अर्थ था और परिभाषाएं थी। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसकी। तो नेक्स्ट हेडिंग इस आती है हमारी विशेषताएं, जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है व्यवहार में परिवर्तन। क्या आती है हमारी? व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन, इसकी कैसे विशेषता है कि जो अधिगम होता है उसका जो प्राथमिक रिजल्ट है, जो प्राथमिक परिणाम है, वो क्या होता है? हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जो होता है वो ज्ञान, आपका कौशल, ठीक है, दृष्टिकोण के माध्यम से हो सकता है। सेकंड आता है हमारा अनुभव और अभ्यास। मतलब कि अधिगम को क्या है, हम अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और ये कारक जो हैं व्यक्ति को नई चीज़ सीखने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ओरली बोल रही हूँ, बुक को कॉपी पेन लेके बैठना। आपको जो भी लगे कि हाँ भाई हमें लिखना चाहिए तो उसको नोट करते रहना,
साहचर्य। साहचर्य क्या होता है कि अधिगम में जो साहचर्य होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? ये साहचर्य का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति मतलब व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़कर सीखता है। साहचर्य का मतलब है कि व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देता है और देन सीखता है कुछ नया। उसके बाद आता है आपका पुनर्बलन। तो पुनर्बलन जो है वो अधिगम की प्रक्रिया का एक मजबूत करता है उसको, ठीक है। पुनर्बलन का अर्थ होता है कि व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है उसको पुनर्बलन देकर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्रतिक्रिया। तो अधिगम में प्रतिक्रिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो प्रतिक्रिया होती है वो व्यक्ति को ये जानने में हेल्प करती है कि वह क्या सीख रहा है और उसको क्या सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। कि जो व्यक्ति है वो क्या तो सीख रहा है और उसको क्या सुधार की आवश्यकता है, ये होता है प्रतिक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका आत्मनिर्देशन। आत्मनिर्देशन में आता है आपका कि अधिगम एक आत्मनिर्देशन प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सीखता है। कैसे सीखता है? अपनी रुचि और अपनी आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आत्मनिर्देशन था, आत्म जीवन प्रतिक्रिया अब आएगा कि अधिगम एक आजीवन प्रतिक्रिया है, व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती है, कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक ही सीखता रहता है। नेक्स्ट आता है आपका सक्रिय भागीदारी, कि व्यक्ति की जो सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है अधिगम के लिए। कैसे? कि व्यक्ति को सीखने में रुचि होनी चाहिए और उसे सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीखना अनुकूलन, कि जो अधिगम है सीखना है वो वातावरण से अनुकूलन करने के लिए ज़रूरी है। तो सीखना ही व्यक्ति की नई परिस्थितियों से अपना क्या कर सकता है? अनुकूलन कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका सीखना विकास है, कि व्यक्ति जो है अपने दैनिक क्रिया और अनुभव के द्वारा क्या है कुछ ना कुछ सीखता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो फिजिकल और मेंटली क्या है विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को ही पेस्टालाजी जो है पेस्टालाजी ने वृक्ष और फ्रॉबेल ने और जो आपके फ्रॉबेल ने उपवन का उदाहरण दिया था, ठीक है। कि सीखने की इस विशेषता के कारण ही जो पेस्टालोजी है उन्होंने वृक्ष का और फ्रॉबेल ने उपवन का उदाहरण देके स्पष्ट किया था। नेक्स्ट आता है आपका सीखना उद्देश्यपूर्ण है, ठीक है। कि सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्य जितना ही अधिक हमारा प्रबल होगा सीखने की प्रतिक्रिया भी उतनी ही हमारी कैसी होगी? तीव्र होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीखना अधिगम जो है वो विवेकपूर्ण है, कि जो मर्सेल हैं ये कहते हैं कि सीखना जो है वो यांत्रिक कार्य के बजाय एक क्या है? विवेकपूर्ण कार्य है, और उसी बात को शीघ्रता से सरलता से क्या करा जा सकता है? सीखा जा सकता है। इसमें क्या होता है आपका बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है बिना सोचे समझे। किसी भी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती। मर्शेल के शब्द में कहा जाता है, मर्शेल कहते हैं कि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीखना सक्रिय है। क्या आता है? कि सीखना आपका सक्रिय है।
कि बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वो स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। कि जो सीखना होता है वो व्यक्तिगत कार्य तो होता ही होता है, इसके साथ साथ वो आपका सामाजिक कार्य भी होता है। जो योगम हैं आपके योगम और आपके जो सिंपन हैं, इन्होंने कहा है कि सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी भी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना क्या हो सकता है, असंभव हो सकता है। ठीक है, सीखना क्या है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका सार्वभौमिक है। मीन्स कि सीखने का जो गुण है वो सिर्फ मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, बल्कि संसार के सभी जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी हैं आपके, पशु पक्षी हैं आपके, यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आपके सीखते हैं। तो इस तरीके से जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वो आपका सार्वभौमिक होता है। ओके, तो ये हैं इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपके व्यक्तिगत कारक भी हैं, पर्यावरण कारक हैं, सामाजिक कारक हैं और इसके अलावा भी और कारक हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में और आते भी हैं। तो आपको सभी कारक के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारक, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है शारीरिक स्वास्थ्य। तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य का जो अधिगम पर क्या होता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति की तुलना में सीखने के प्रति अधिक तत्पर रहता है। कि बच्चा अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो वो अच्छे से सीख पाएगा, अगर उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो बीमार है, तो वो आसानी से जल्दी से सीख नहीं पाता। सेकंड आता है आपका आयु। कि एक निश्चित आयु व्यक्ति के सीखने के लिए अधिक तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भावात्मक स्थिति। कि यदि शिक्षार्थी जो स्टूडेंट होता है वो भावनात्मक रूप से क्या है, स्थिर है, तो वो सीखने के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है रुचि और प्रेम। कि रुचि और जो प्रेम है, प्रेरणा। ठीक है, रुचि और प्रेरणा सीखने को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। यदि कोई भी स्टूडेंट किसी विषय में रुचि रखता है या प्रेरित है, तो वे उस विषय को क्या करेंगे, बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। आप ऐसे करना, कॉपी पेन लेके बैठते हो तो आप लिख ही लेना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ आप हेडिंग देख के आपको कभी कभी भूल जाते हो कि इसके अंदर क्या पढ़ाया था। वन लाइन में भी आपका लिखा होगा तो आप इजीली उसको रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका तत्परता। कि सीखने की जो तत्परता होती है और इच्छा होती है, वो अधिगम की प्रक्रिया को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। अब ये आता है आपका पर्यावरणीय कारक। जो फर्स्ट आता है फर्स्ट आता है कक्षा का वातावरण। कि कक्षा का जो वातावरण है वो सीखने के लिए कैसा होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए। कक्षा में शोर शाम या भीड़ भाड़ या सीखने में बाधा डाल सकती है आपकी। नेक्स्ट आता है शिक्षण सामग्री। कि शिक्षण सामग्री को शिक्षार्थी की आयु और स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षक की शिक्षण शैली। कि शिक्षक जो टीचर होता है उसकी जो शिक्षण शैली होती है वो सीखने को क्या करती है, प्रभावित करती है। और एक प्रभावी जो शिक्षक होता है, एक प्रभावी जो टीचर होता है, वो सीखने की प्रक्रिया को बहुत अधिक रोचक और प्रभावी भी बना सकता है आपका। ठीक है, अब आता है आपका सामाजिक कारक, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा परिवार। कि परिवार का वातावरण सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है।
एक अगर सपोर्टिव परिवार है तो वो स्टूडेंट शिक्षार्थी को सीखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है समुदाय, कि समुदाय का भी वातावरण, जो समुदाय का जो वातावरण होता है वो भी सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। एक पॉजिटिव अगर समुदाय है तो वो सीखने को शिक्षा वो स्टूडेंट है उसको, शिक्षार्थी को सीखने में क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट आता है संस्कृति, कि जो संस्कृति है आपकी वो भी सीखने को प्रभावित करती है, कि एक निश्चित संस्कृति में कुछ सीखने के जो तरीके वो दूसरों की तुलना में अधिक क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट आता है अतिरिक्त कारक में फर्स्ट पॉइंट इज बुद्धि, कि बुद्धि अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यह एक मात्र कारण नहीं है। जो अभिप्रेरणा है वो रुचि और अन्य व्यक्ति कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है शारीरिक व मानसिक थकान, कि शारीरिक और जो मानसिक थकान है वो भी अधिगम प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। और नेक्स्ट और लास्ट आता है संवेगात्मक स्थिति, कि यदि शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से अगर परेशान होता है तो वो सीखने के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट और है, अवधान, कि अवधान सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शिक्षार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो वो सीखने में सफल नहीं हो सकता। तो ये हैं आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि अभी आपका अधिगम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम की विधियाँ, उनके सिद्धांत जो रह जाते हैं उनको क्लियर कराएंगे। देन उसके बाद एक क्लास होगी आपकी ओनली अधिगम और से रिलेटेड, आपके उसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।